लिस्ट ऑफ टैलेंट क्या है आपके यहाँ? 10 ईयर्स के ऊपर दरवाजा खुलता है और 10 लोग दाखिल होते हैं, उसमें 2 हीरो होते, 2 हीरोइन होते, 2 सिंगर होते, 2 शायर, 2 डायरेक्टर, 2 प्रोड्यूसर, बन ठक। हाँ, अब यही मुंह देखते रहो, यही आवाज सुनते रहो। एक लोकल इवेंट पे गया था, वहाँ पे एक अप एंड कमिंग म्यूजिशियन थे, उनकी ड्रेसिंग बड़ी प्रॉपर थी, फेडोरा हैट थी और वो थोड़े नहीं रज के बेस हो रहे थे। तो आपने एक लेजेंडरी लाइन बोली थी, मुझे आज तक याद है, मैं कोट करता हूँ कि कुछ लोगों का ना सब कुछ होता है, नहीं है का तो सुर नहीं है। आपने सेट लगाया हुआ है पूरा। हाँ। वो एक मियां बीवी आए हुए परेशान नहीं बैठे, अब मुझे एक्ट करना है गायनाकोलॉजिस्ट के, भाई हो जाएगा। अब वो मैं उनको जानती नहीं, बेचारे जो भी मॉडल थे, जो मियां बीवी बने थे, मैं कह रहा हूँ कोई मसला नहीं, ट्राई करते रहे, मतलब कोशिश करते रहे, लगे रहे। हमारे यहाँ तकरीबन जो है ना बाय बर्थ आर्टिस्ट कम है, हादसाती आर्टिस्ट ज्यादा है। कुछ लोग आते हैं ना, आप जी मैं शो देखने के लिए चलता हूँ, वहाँ से वो कुछ सिंगर बन गया। मेरे पास बहुत सारे बैंड्स ऐसे भी आते थे जिनकी आवाज़ें नहीं निकलती थी, सिर्फ गिटार की आवाज़ आ रही होती थी। तो मैंने कहा भाई को गाना कहाँ है? तो उस पर नाराज़ हो जाते थे लोग। तो मैंने गाना बताओ। एक्टर को फिल्म से शोहरत नहीं मिल रही तो वो ड्रामे पे आ रहा है, ड्रामे से नहीं मिल रही तो वो मॉर्निंग शो पे आ रहा है, वहाँ भी फेल अगर हो गया तो रमज़ान में बैठ रहा है, वहाँ भी फेल हो गया तो उसके बाद वो पॉलिटिशियन में जा रहा है। शोहरत चाहिए। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? हम पाकिस्तानी म्यूज़िक बड़ा एंजॉय करते हैं और आपने पॉडकास्ट पे देखा होगा, हमने बहुत सारे म्यूजिशियंस का इंटरव्यू भी किया, लेकिन इस पूरी साइंस के पीछे और भी बहुत सारे किरदार होते हैं जो इन आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, नर्चर करते हैं, मार्केट करते हैं, तब ये आर्टिस्ट और इनका जो क्रिएटिव काम होता है, इनका जो म्यूज़िक होता है, वो हम तक पहुंचता है। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, खुर्रम जमशेद नाम है उनका, सिंगर भी हैं। और जब हम देखते हैं अर्तुगरुल और इश्क ममनून, आप सबने देखा होगा, तो इश्क ममनून का OST भी उन्होंने ही गाया है, और डबिंग डायरेक्टर भी हैं। तो ये जितने भी टर्किश ड्रामों की आप डबिंग देखते हैं, यही डायरेक्ट करते हैं। उनके साथ हमने बातचीत की पाकिस्तानी म्यूज़िक पे, इंडियन म्यूज़िक पे, जो हमारी म्यूज़िक की एक वेव थी पॉप इंडस्ट्री की, साथ ही साथ जो चैलेंजेस रहे हैं उन पे हमने काफ़ी अच्छी बात की। और ख़ास तौर पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चलूँ, मैंने जब इस फील्ड का से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, हम जब पहले भी हैंग आउट करते थे, तो इन्होंने मुझे देखते ही कहा था कि तुम एक आर्टिस्ट हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है, और उस चीज़ ने मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर किया, और फिर वन थिंग लेड टू अनदर, और आज मैं आपके सामने हूँ। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि इंसान को देख के ही बता देते हैं कि तुम्हारी क्या जर्नी है, और आर्ट को तो फौरन पिक करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। आइए चल के खुर्रम भाई से बात करते हैं। बहुत सालों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, आप आज आए हमारे पास। और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? आप मार्केट से शार्ट तो खैर नहीं हैं, मार्केट में ही हैं, और आप मार्केट क्रिएटर्स में से हैं, और डबिंग की दुनिया में आपने पिछले 4-5 साल से उधम मचाई हुई है। टर्किश ड्रामों की सारी डबिंग आप डायरेक्ट करते हैं, उसके बारे में ज़रा ऑडियंस को बताएं कि ये काम चलता कैसे है। बहुत शुक्रिया जुनैद, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में हूँ और आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, और आपकी पूरी टीम का, और जो भी आपको सुनते हैं, जो आपके फैंस हैं, जितने भी यूथ हैं, XYZ जो भी लोग हैं, वो सब भी आपको बगौर सुनते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहने की जुस्तजू रही। आए थे सिंगर के लिए कि आप म्यूज़िक कर रहे हैं, म्यूज़िक किया, म्यूज़िक मार्केट किया, साथ में बीच में ब्रेक्स आ गए। ब्रेक्स के बाद जो है फिर हमने बोला कुछ नया करते हैं, कुछ नया में जो है डबिंग्स स्टार्ट हो गई। लास्ट मेरा अर्तुगरुल गाज़ी ख़ासा फेम रहा, और लोगों ने उसकी डबिंग, उसके साउंड से रिलेटेड वर्ल्ड वाइडली हमें बड़ी पजीराई मिली उस पर। और ये खुशी की बात होती है कि जब आप कम रिसोर्सेज के अंदर जो है ना, आप जब काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कंट्री में जो है रिसोर्सेज बहुत कम है। चाहे आप म्यूज़िक करें, आर्ट करें, कोई भी चीज़ करें। और ये बड़ी बात है कि इन रहना, और एक टेक्निकल तरीके से इन रहना, एज क्रिएटर इन रहना, क्योंकि जो बेसिकली बहुत अच्छे क्रिएटर होते हैं ना, उनको इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो फेम का कौन सा लेवल है। एक्चुअल उनका काम होना चाहिए, काम जाना चाहिए, काम नज़र आना चाहिए। 50 मंथ 2020 4 जैन से लेकर 10 मार्च 2024 तक हम नेशनल टीवी को प्राइम टाइम पे 50 मंथ जो है हमने लोगों को कंटेंट दिया। तारीखी ड्रामा,
जिससे कि जो अभी की जनरेशन है उनको पिछली तारीखों के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज हुई, और उर्दू अदब का इंटरेस्ट लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया। अच्छा, ये इश्क ममनू से रिलेटेड बड़ी कंट्रोवर्सी है ये जो राहत साहब ने रीडू किया था गाना। मुझे लगता है राहत भाई के ना सितारे बड़े गर्दिश में हैं पिछले चंद सालों से। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, राहत भाई एक पुराने दोस्त भी हैं और इंडो पाक का एक बेहतरीन गायक है, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरा गाना इश्क ममनू उन्होंने चाहे क्लाइंट के कहने से गाया या XYZ प्रोड्यूसर के कहने से गाया, बट उन्होंने गाया, और उनको भी इस बात का मेरे ख्याल में पता नहीं था कि गाना हिट है, उनकी नॉलेज में था, बट उनको गाना था, गा दिया। तो जो 3 साल मेरे गाने को हिट हुए हुए हो चुका है, मतलब राइट नाउ इस वक्त अगर अहमद जहाज़ेब का ट्रैक अगर लोग गाएं तो क्रेडिट गोज़ टू अहमद जहाज़ेब। सही। तो समथिंग अच्छी बात ये थी कि उन्होंने वो गाना गाया अपने अंदाज़े बयां में। लोगों को मेरी आवाज़ चूँकि रच बस गई थी इश्क ममनू, तो लोगों ने जो है मुझे अप्रिसिएशन फिर बाद में और ज़्यादा दी कि नहीं, आपकी साउंड पे हमें ज़्यादा पसंद है, और वो तो कवाली एंगल से हमें सुनने को मिल रहा है। तो बट ये है कि ऐसी चीज़ें भी हुई तो आपके लिए भी ये एजाज़ की बात है। अच्छा, चूंकि आप रिकॉर्ड लेबल से भी आपका ताल्लुक रहा है, तो राइट्स की बात अगर हम करें तो इसमें आपके राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं थे या फिर इट्स ओपन सोर्स के कोई भी इसका रीडू कर दे कानूनी तौर पे अगर बात करें? एक्चुअल वो OST हमने क्रिएट किया था, और एज म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसमें इमू साथ में थे, और OST जो है वो चैनल कहता है हमारी प्रॉपर्टी है। तो चैनल को वो ड्रामा रीलॉन्च करना था। ओके। तो रीलॉन्च करना था, तो उस वक्त चैनल के मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे थे उस ट्रैक से लेकर भी और कुछ और चीज़ों से। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, इस पे जो है हम KJ की आवाज़ डालते ही नहीं, और हम नया रीडू कर लेते हैं, फ्रेश कर लेते हैं उसको। तो वो ये हुआ था। और राइट्स का जहाँ तक हमारे यहाँ ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ कोई भी राइट्स, खान साहब मेहदी हसन के राइट्स उनके घर वालों को कितने मिलते हैं ये आपको भी पता है, और जो मैडम के गाने हैं वो सब तरफ बज रहे हैं, क्या उनके राइट्स या रॉयल्टीज पे हो रहे होते हैं? उस पर बहुत मर्तबा जो है डिफरेंट बैंड्स ने, ख़ास तौर पे जो हमारे हिट और फेम बैंड्स थे, जुनून, इस टाइप के राइट्स के ऊपर बहुत सारे टाइम पे इश्यूज बनाए, बट वो इश्यूज एक्टिव नहीं हुए हमारे यहाँ की लॉ के मुताबिक। जो है वो जिसका जो आता है वो कमर्शियल्स में भी आपकी गाने की 2 लाइन ले लेते हैं, वो फिर बाद में पता चलता है कि हसन जहांगीर कह रहे हैं यार मुझे मेरे गाने ले लिए हैं, वो मुझे तो पता नहीं है। तो जो महबूब अशरफ कह रहे हैं यार गाना मैंने कंपोज किया था खुर्रम, मुझे इसके राइट्स की कुछ वो खो गया है, आ गया है उसमें। इस टाइप के वाक़यात जो है वो हमारे यहाँ चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है, हमारे यहाँ तकरीबन जो है ना बाय बर्थ आर्टिस्ट कम है, हादसाती आर्टिस्ट ज़्यादा हैं। वो हादसे कैसे होते हैं? वो हादसे ऐसे होते हैं कि कुछ लोग आते हैं ना, आप जी मैं शो देखने के लिए चलता हूँ, वहाँ से वो कुछ सिंगर बन गया। नेशनल एक्टर और नेशनल आर्टिस्ट जो है ना, वो उसको बहुत टाइम गेन करना पड़ता है, उसको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको डायरेक्टली कोई चीज़, वैसे भी अल्लाह ताला अपने ओरिजिनल बंदों को नवाजता भी नहीं डायरेक्ट, वो बोलता है पहले सफ़र करो। और बहुत सारे अभी हमारी जनरेशन के अंदर है जो लोग जल्दी और शॉर्टकट में, जबकि इस वक्त आप इतने फैसिलिटेट हो सोशल नेटवर्क की वजह से। हमारे तो रिसोर्सेज के ऊपर अगर 25-30 साल हो गए काम करते हुए, तो म्यूज़िक कितनी मुश्किल से कि हाँ, जो जेन्युइन लोग हैं, समथिंग जिन लोगों ने हाउस बैंड किया, जिन्होंने म्यूज़िक किया, जो 20-1 साल से म्यूज़िक के अंदर खपे हुए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव हिट होना मेन मैटर नहीं, उनका मेन मैटर है कि उनका मैसेज, उनका कंटेंट प्रॉपर वे पे पहुँचे। और प्रॉपर वे का स्टेशन या प्लेटफॉर्म कितना है, ये जुनेद आपको भी पता है बिल्कुल कि क्या है हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म। पहले होता था EMI, शालीमार, फिर मैंने एक म्यूज़िक कंपनी की BMN रिकॉर्ड्स। BMN रिकॉर्ड्स ने जो है स्ट्रिंग्स दूर से
आगाज़ किया, ठीक है। यानी स्ट्रिंग्स का जो दूर है वो आपके हाथों से निकला हुआ, मतलब स्ट्रिंग्स दूर हम तीनों जॉब कर रहे थे ना एक ही इदारे में। तीनों कौन? आप, फैसल? मैं, फैसल एंड बिलाल मकसूद। अच्छा, हाँ, पैरामिड प्रोडक्शन, सही सही ताहिर सही, खान। ताहिर खान साहब वाली, ठीक है। राइट। तो वहाँ पर वो दोनों खौफ में थे कि हम एल्बम करें या ना करें। तो मैं कहता था कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो फिर जामी भी इन हुए, फिर मिसिस क्या नाम है, सीमा ताहिर, वो इन हुई, और बहुत सारे ग्रुप के लोग जो है सबों ने जो है उस पर फिर ये कंट्रीब्यूट होता रहा। कभी उसमें गिटार शालिम कर रहे हैं, कभी वो पैरामिड पे रिकॉर्ड हो रहा है, कभी वो बहरहाल फैसल कबाडिया और बिलाल इनकी अनथक मेहनत और प्लस पॉइंट जो है हमने उसकी लॉन्च के अंदर, उसकी प्रमोशन के अंदर शफीकुल रहमान मरहूम, उनकी उसकी कमर्शियल वॉइस उनकी थी। और इस तरह का जो है फिर जामी ने अनलिमिटेड जो है जाकर जो है वो वीडियो के अंदर जो उन्होंने फैसिलिटेट किया, दूर का जो वीडियो फर्स्ट लॉन्च था। देन फिर प्रोजेक्ट आया, फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो है सपोर्टिंग शोज़ हुए, गिग्स किए, यानी बहुत कोई 2 साल तक जो है ना दूर ही दूर होता दूर ही दूर 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 तक दूर बजा दिया। अब उसके बाद जो है फिर आपका क्रेडिट चैप्टर जो है ना ज़ीरो। मतलब लॉन्च पैड, आप टी सीरीज़ अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है सोनू निगम, तो सोनू निगम से वो बोलते हैं कि हम हर जगह तुम्हारे मुंह पे भी और तुम्हारे घर पे भी और हर जगह हम नज़र आने चाहिए, खाली तुम नज़र नहीं आने चाहिए। ऐसा है, मतलब टी सीरीज सही गिरफ्त में रखता है। आप टी सीरीज़ के लॉ देख लीजिए, टी सीरीज़ यहाँ पर वहाँ पे मैग्ना साउंड और टी सीरीज़ देख लें। मसला ये है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बात करते हैं ना हमारे यहाँ, तो उसको 2 तरह से काउंट किया जाता है। वो 2 तरह से यूँ काउंट कर लेते हैं कि हम मकसद उसकी पसीराई कर रहे हैं या उसको नेक्स्ट लेवल पे जो है, भाई ये राइट है। कंपोज़र, प्रोड्यूसर, शायर, डीओपी, वीडियो डायरेक्टर, उन सबों का जो क्रेडिट है ना वो भी तो काउंट करवाए ना। आर्टिस्ट अपने XYZ किसी भी लेवल पे आपको जाने के लिए फर्स्ट अटैक जो होता है वो काउंट होता है, नहीं होता है? बिल्कुल। फर्स्ट अटैम्प के विदाउट दूर तो स्ट्रिंग्स कम बैक नहीं हुआ। और काफ़ी लंबा स्पेल चला उनका, लंबा स्पेल चला। और बीच में देखें बहुत सारे बैंड्स का तो स्पेल आके चला भी गया, ब्रेक भी हो गया। और यह है कि हमारे यहाँ आर्ट नो डाउट टैलेंट्स हैं, मगर वो हर टैलेंट को जो है उसके लेवल तक सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब पूरा इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। बिट्स एंड पीसेस में 1.5 इंच की बहुत सारी मस्जिदें हैं, मगर वो एक यूनिफाइड फोर्स नहीं है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले हसन भाई का नाम लिया। हसन जहांगीर साहब से मेरी मुलाकात हुई कोई 3 साल पहले उस एक इवेंट पे, और वहीं से मैं इराक जा रहा था उसी रात। तो बस वहीं पे सरसरी सी मुलाकात हुई। वो अभी भी फुल यो स्टाइल में ही चलते हैं, मतलब वही सूट, चश्मे वशमे, वही 80s वाले। और वो माइकल जैक्सन से नीचे आ ही नहीं रहे थे कि माइकल जैक्सन के स्टूडियो में मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ तो माइकल जैक्सन का जो प्रोड्यूसर है उसने बोला गाना बहुत अच्छा है। मतलब वो उस लेवल पे और उस जोन में चल रहे हैं। तो बड़े टाइमलेस आदमी है वो, और एक सलीम जावेद भाई टाइमलेस हैं, वो अभी तक उसी ऑरा में चल रहे हैं। सलीम भाई मकसद एक्टिव है इन द सेंस आर्ट और उसकी अपग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपडेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हसन भाई अपने उसी जोन में चल रहे हैं। 80s में फंस गए। हाँ, वहाँ है, सीढ़ी अटक गई। हाँ, वो मकसद मुझे ऐसा फील होता है। ऐसा तो वो ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे वो वहाँ क्यों रुके हुए हैं। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिला तो अच्छा, वो एक होता है ना कि जैसे मुझे या और बहुत सारे ऐसे सीरियस लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा उस टाइप की चीज़ें पसंद ज़रूर है सुनने के हद तक, मगर कह रहे वक्त गाने की हद तक की जब बात आएगी तो अगर मेरा गाना कोई इश्क़ ममनू उठाए तो वहाँ से वो मेरे इमेज का या मेरे साउंड का या मेरी कॉम्पोजिशन फील का जो है
अंदाजा कर लेगा कि मैं किस टाइप की चीज़ें करता हूँ। और मैं गाने के लिए जब बैठ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ अच्छा, एक आपको अपना अपनी डायरेक्शन पता होना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितने पॉप सिंगर्स हैं जो मकसद आरओ बैंड, स्ट्रिंग्स, कॉल बैंड, ओवरलोड, जुनून, वाइटल साइंस, इन्होंने रैंडम कोई म्यूजिक नहीं प्रोड्यूस किया। अच्छा, परसों मैं कहीं बैठा हुआ था, इसी तरह पुराने म्यूजिक की बात चल रही थी, तो शारिक रूमी का नाम आया और मैं बोला यार ये नाम तो मैं भूल ही गया था। हाँ, कि कौन सा गाता था? हाँ, फिकर न फाका ऐशकर काका। वो किधर है आजकल? वो मेरे ख्याल में यूएस है मेरे ख्याल से। अच्छा, वो पक्का यूएस है? हाँ। क्योंकि एक आपने बताया था आमिर मुनव्वर दुबई रहते हैं। नहीं, वो पक्का यूएस है। आमिर मुनव्वर का तो एक गाना जैसे मेरा हुआ था ना, गाना इश्क़ ममनू आ गया। अब जो भी क्लाइंट पूछ रहा है प्रोमोटर से या ऑर्गेनाइजर से कि यार इनका शो करवाना है, तो वो कहते वो तो टर्की में रहते हैं। आमिर मुनव्वर का गाना आया था, कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, उसमें कुछ अरेबिक वर्ड्स थे। हाँ। तो उसको भी शो के लिए कोई कॉल होती थी तो उसको वो दुबई भेज देते थे शेखों के पास। तो वो तो वहाँ रहते हैं। हाँ, वो वहाँ रहते हैं। तो ये आपके साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती निभाई जाती है। हाँ। वसत आप सामने आप उसका राइट नहीं दे रहे हो, और अपने अब्बू जान का, अपने डब्बू जान का, अपने फुप्पा का, अपने वो जो कॉन्टैक्ट्स है, पर्चियां हैं, आपका आधी से ज्यादा इंडस्ट्री तो पूरी फैमिलीज पे खड़ी हुई है ना। अच्छा, आजकल ये देखने में आता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक ट्रेंड है कि समहाउ जितने भी म्यूजिशियन आ रहे हैं वो समहाउ गुड लुकिंग भी हैं। हाँ। क्योंकि इमेज भी बेचना है। हाँ। राइट। तो इसको आप किस तरह देखते हैं एज ए म्यूजिशियन? अच्छी बात है। हर कोई तो गुड लुकिंग नहीं है ना खुरम भाई। नहीं, वो देखें, मकसद इल्मियत तो होनी चाहिए, अदब तो होना चाहिए, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से हो, चाहे वो लोकल कंट्रीज से हो। मकसद आप ये कह लें कि हर चीज अब जो है ना वो पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पे आके बात हो गई है। मकसद आपकी चीजें जो है ना, आपने कौन सा अच्छा, जो खुद जाती ब्रांड होते हैं ना, उनको ब्रांड्स की जरूरत नहीं होती। जो जाती होते हैं ना, वो बोलते हैं मैंने कुछ भी, मकसद मैं इसके लिए इतनी तैयारी नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ जितना कम से कम रहूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जितना कम से कम, यार एक टी शर्ट एक जीन्स कर ली और फला, और चलो भाई म्यूज़िक करते हैं, फला अपने काम पे निकल गई है। और जो आर्टिस्टों को आप हमारे यहाँ ज़्यादातर सपोर्ट जो है ना वो आउटफिट्स का ले रहे हैं। आर्ट कहाँ है? आर्ट कहाँ है? तुमने फला के आउटफिट्स पहन लिए तो तुम स्टार हो गए। तुम्हारा आर्ट कहाँ है? तुमने वही जाके धाबे पे बैठना है, वही जाके वहाँ खड़े होना है, वही जाके वही वाली। तो उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो ये है कि तुम नज़र कम आओ। मकसद ड्रामा आर्टिस्टों की बात कुछ और है कि उन्होंने वीकली नज़र आना है, डिफरेंट ड्रामों में नज़र आना है, तो उधर भी, इस चैनल पे भी, इस पे भी, उस पे भी, वो एक अलग मैटर है। सिंगर्स का मैटर ये है कि सिंगर्स जो है, जो अच्छे प्योर लोग हैं, अच्छा वो भी अगर सिंगर भी पॉडकास्ट शुरू कर दे तो उसे क्या कहेंगे आप? वो भी अच्छा सिंगर वो पॉडकास्ट शुरू कर दे, उसको क्या कहेंगे आप? मतलब उसका गाना खत्म हो गया ना, तो पॉडकास्ट कर रहा है ना वो। सही। पॉडकास्ट क्यों कर रहा है वो? मतलब या तो ये होना कि अपना ही काम पूरा नहीं हो पा रहा तो दूसरा करने का फुर्सत ही नहीं है। तो अगर कोई दूसरे काम पे पड़ रहा है, इसका मतलब कि कहीं से भी शोहरत चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है, म्यूजिक नहीं करना, फेमस होना है। म्यूजिक या एक्टिंग या कोई और बात नहीं करनी है। अगर कोई एक्टर को फिल्म से शोहरत नहीं मिल रही तो वो ड्रामे पे आ रहा है, ड्रामे से नहीं मिल रही तो वो मॉर्निंग शो पे आ रहा है, वहाँ भी फेल अगर हो गया तो वो रमज़ान में बैठ रहा है, वहाँ भी फेल हो गया तो उसके बाद वो पॉलिटिशियन में जा रहा है। शोहरत चाहिए जो आपका एंड ऑफ, कि उसने शो ऑफ कहाँ करना है, उसने उस जगह बताना कहाँ पर है कि मैं कौन हूँ। मैं आपके साथ एक लोकल इवेंट पे गया था, वहाँ पे एक अप एंड कमिंग म्यूजिशियन थे। तो उनकी ड्रेसिंग बड़ी प्रॉपर थी, फेडोरा हेड थी, बास्केट थी, नाम बाद में बताऊंगा, पॉकेट स्क्वायर लगा हुआ, जूते फुल लेदर वाले ना, नोकीले वाले, ये लगता है क्रोकोडाइल का ही मुंह लगाए हुए दो। तो सब कुछ था, और वो थोड़े नहीं रज के बेसुरे थे।
तो आपने एक लेजेंडरी लाइन बोली थी और मुझे आज तक याद है, मैं कोट करता हूँ कि कुछ लोगों का ना सब कुछ होता है। हाँ। पूरा मतलब फोटोग्राफर भी थे, स्टाइलिस्ट भी थे, चल के भी आ रहे हैं और ये भी फेडोरा और ये सब लगा हुआ है, नहीं है का तो सुर नहीं है। ये आप बताएं ना कि आपके यहाँ के हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे पहले उस बात को गीबत कहते थे, अब आप उसको कहते हैं गॉसिप। ऐसा ही है। अच्छा, होता क्या है कि यार आप स्टेटस स्टैंडर्ड उस चक्कर में एंड में बैठ के देसी मकसद नीचे बैठने को भी स्टाइल समझ रहे हैं, ऊपर बैठने को भी स्टाइल समझ रहे हैं, फर्शी। भाई ये पुरानी चीज़ें हैं हमारी। अच्छा, ये भी आपने जो बैठ के म्यूज़िक एंजॉय करने वाली बात की, तो आजकल ये जो कमर्शलाइजेशन है कव्वाली की, मतलब अब कव्वाली के बगैर अब शादियाँ ही नहीं कंप्लीट हो रही, और मतलब हर कोई जो है ना अब आजकल बस बाल लंबे कर लिए, पान खा लिए तो कव्वाल बन गए। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा वक्त जो है अमजद साबरी मरहूम के साथ गुजरा है, वो ज़ाहिर एक लेजेंड थे और उनका एक पूरा एक सिलसिला था, राइट। और आजकल हम देखते हैं कि ज़रा डमीज़ जो हैं वो इम्पोस्टर्स इस फील्ड में, इसको आप किस तरह देखते हैं? कौल का ताल्लुक़ है ना, कौल कव्वालियाँ तारीख़ों को होती हैं। कोई शब मिराज की तारीख़ है, रमज़ान की तारीख़ें हैं, अय्याम मुहर्रम है, या कोई रबी अव्वल की तारीख़ें, इन तारीख़ों में होती थी कव्वालियाँ, जो आपको भी नॉलेज होगी। और उसको अगर आप शादी में ब्याह में भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कहने मकसद उसमें कव्वाली में अगर किशोर कुमार का गाना गाया जा रहा है तो वो एक अजीब बात है। कौल से कव्वाल है ना, तो वो कौल के अंदर आपने तो सुन्नतें और उस टाइप की चीज़ें डिस्क्राइब करनी, तो वो कौल वाली बात तो कुछ नहीं पीछे रह गई। हाँ, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, ये कव्वाली, ये फ्लेवर म्यूजिक का कह सकते हैं, मगर इसको कॉल में कैसे डाल सकते हैं? उसमें तो फुल तासुरात बयान किए जा रहे हैं ना, इश्क के मंजिल बयान किए जा रहे हैं ना। ये इश्क अलग है, वो इश्क अलग है, वो रूहानियत से रिलेटेड है, ये दुनियावियत से रिलेटेड है। कल ही मैं एक रील देख रहा था अजीज़ मियाँ कव्वाल की जी, उसमें उनकी एक कव्वाली का एक पार्ट था, वही कि जब मैं कब्र में उतरूँगा और जब फरिश्ते पूछेंगे मैं वो भूल गया, वो जो सवाल होगा कब्र में कि तू ईमान वाला है, तो वो अल्लाह से कलाम है, मतलब ये इस लेवल की कव्वाली। और आप वही वाली बात काली काली जुल्फों पे लाके रख दिया है। तो ये बिल्कुल नहीं बैठता। ये क्या हुआ, ये भी कव्वाली हो गई। ये कब हुआ? ऐसे हाँ, अच्छा, ये भी कव्वाली। खैर, अमजद भाई का जहाँ तक ताल्लुक था तो उनका ख़ानदानी सिलसिला था। उनके अब्बा, उनके भाई, उनके चचा, वो पूरा घराना जो है अमजद भाई का। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, आप देखें पूरी दुनिया में उस टाइम पे बजा जब कोई सोशल नेटवर्क नहीं था। मतलब उससे BBC तो XYZ इंटरनेशनल न्यूज़ सब कवर कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। और मतलब उस ज़माने में वर्ल्ड टूर करते थे। अजीज़ मियाँ हो गई, अजीज़ मियाँ करते थे। आपके जितने नातख़ां हजरात हैं, कारी वही ज़फ़र कासमी, खुर्शीद अहमद साहब, एजाज़ हासिल है कि हमने उनके साथ फिर मैंने जब ब्रेक कर लिया था तो मैंने एक कलाम प्रोड्यूस किया, करम मांगता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार आपने कोई नात प्रोड्यूस की थी, उसकी वीडियो बननी थी जो ज़ाहिर रमज़ान में चलनी थी। तो उसकी कहानी ये थी कि एक मियाँ बीवी हैं, उनके औलाद नहीं हो रही, राइट, और बैकग्राउंड में मतलब नाच चल रही है, तो उसमें आपने मुझे डॉक्टर बनाया था। वो कौन सी नात थी? हामिद अली खां की? ये मुझे नाम नहीं याद, तो मैं डॉक्टर बना था। अब आपने सेट लगाया हुआ है पूरा। वो एक मियाँ बीवी आए हुए परेशान नहीं बैठे। अब मुझे एक्ट करना है गायनाकोलॉजिस्ट के, भाई हो जाएगा। तो आपने बोला कि बस कुछ भी बोलो, फील में आओ, कि जैसे कि तुम डॉक्टर लगो और तुम उनको समझा रहे हो। अब जाहिर है मुझे अपने ऊपर वो फील तारी करने के लिए मुझे वो वोकलाइज करना पड़ा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो मैं उनको जानती नहीं हूँ, बेचारे जो भी मॉडल थे, जो मियाँ भी बने थे। मैं कह रहा हूँ कोई मसला नहीं, ट्राई करते रहे, मतलब कोशिश करते रहे, लगे रहे। ये बोल रहे, अच्छा, ये मेरा लगे रहे, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, मतलब ये तो है, सिलसिला होता है, 1-1.5 दिन की विंडो होती है। और हमारे दोस्त डॉक्टर आतिफ कहाँ थे उस वक्त? ये मुझे नहीं याद, लेकिन ये मुझे याद है कि मैं इस तरह फिर फील में आया ना, मैं ये कोशिश करते रहे, लगे रहे, हो जाएगा। वाकयात तो देखो हमारे दोस्तों के सर्कल में, जैसे आपने अभी बताया,
तो वाक़यात तो जो हमारे बेस्ट दोस्त जिन्होंने हम लोगों ने म्यूज़िक साथ शुरू किया, और नो डाउट मकसद आप बीच में कह रहे थे ना फ्यूजन से रिलेटेड, तो शालिम, इम्मू, मैं, शफकत भाई, और मेरी प्रोडक्शन ज़्यादातर शालिम इम्मू कर रहे होते थे। सही। और इम्मू का एक ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रिक्ट था कि यार मैंने ये बैंड अगर बनाया तो इसका लॉ, इसके कानून, इसकी चीज़ें जो है ना सब मेरी हैं, और मेरा कैप्टन हूँ और समथिंग, और उसने वो सब चीज़ों को प्रूफ किया। जाहिर बात है वो बंदा जो है ना जो आपको गाइड कर रहा होता, जो टीच कर रहा होता, जो हर चीज़ की कमिटमेंट्स को उसने देखना है, और तो वो थोड़ा डिस्टर्ब भी रहता है, यू नो। तो मैं भी जैसे प्रोडक्शंस कर रहा होता हूँ, तो मेरे 8-9 लोग अगर टीम के लोग हैं, तो उनमें कोई अगर कोई ऐसी गलती करता है या कोई भड़की मार रहा होता है, तो फिर उसको हम पकड़ते भी हैं। तो फ्यूजन की बेसिक क्रिएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है उसकी क्रिएशन के अंदर वो इम्मू का है। सही। और इम्मू एज म्यूजिशियन बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है। दोस्तियाँ और मोहब्बतें वो सब अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। आपका एक उसूल होना चाहिए। और उसूल ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि मैं खुर्रम जमशेद को डिस्कस ही क्यों करूं। हमारे यहाँ तो ये भी एक बड़ा ड्रॉप है। आप इंडियन कंट्री में उनके यहाँ देख लें, उनके यहाँ, हमारे यहाँ तो ओल्ड का चक्कर ही नहीं ना। ओल्ड का चक्कर ही नहीं। उनके यहाँ ओल्ड इज़ गोल्ड जो है, उनके इंडियन आइडल, फलां पे, कौन बनेगा करोड़पति पे, सबों पे उन्होंने उनको जिंदा रखा हुआ कि इनको सलूट मारो, इनके ही कंटेंट को तुम गा रहे हो, इनकी वजह से ही इंडस्ट्री वहाँ से ग्रो हुई है। तो हमारा भी तो कोई रोल था ना, रोल है ना। तो मैं देख रहा था एक प्रोग्राम में कविता कृष्णमूर्ति साहिबा बैठी हुई थी, वो समझा रही थी कि वो लय जो है, एक ही लाइन जो है कितनी वेरिएशन से दी जाती है, इस चीज़ को क्वेश्चन बनाना है तो ऐसा। यार मतलब तो क्या नॉलेज थी भाई। अब वो बता रही हैं। हाँ। अब वो कोई सिंगर उठे बोले इन्होंने इतनी सारी बात कर दी है तो मैं यूं ही गा दूं। तो बोले अच्छा यूं ही गा दो तो गा दो फिर। अच्छा, इंडियन म्यूज़िक की अगर हम बात करें, आप उसकी पूरी जर्नी को किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर है 80s का एक अलग फ्लेवर था। बप्पी लहरी साहब जो है उन्होंने धूम मचाई, डिस्को डांसर दिस एंड दैट। फिर 90s का वो मुझे आज भी याद है, आप कहते थे वो कुमार सानू की कैसेट होती थी, तो कैसेट के पीछे वो लाइन पढ़ रही होती थी, तो मार सानू मार सानू। वो एक फ्लेवर था उदित नारायण जी का और अलका याग्निक वाला। फिर हम पोस्ट 2000 देखते हैं, के शान, ये सारे लोग छाए हुए। फिर अभी अरिजीत, कल ही मेरे कुछ दोस्त अरिजीत का कॉन्सर्ट देख कर आए दुबई में। तो मतलब आप किस तरह देख रहे हैं इंडियन म्यूज़िक को? क्या आपके थॉट्स हैं? या इंडियन म्यूज़िक जो है जो 80s 90s वाला है वो तो मुझे नहीं समझ में आया था। झनकार बीट्स वाला आपका फ्लेवर ही नहीं था। झनकार तो आपके मुल्क ने किया था। अच्छा। क्योंकि फनकार बस वो उसको उन्होंने कपड़े कम होंगे तो उसको पूरा करना चाह रहे हैं। सही। यू नो, तो वो हमारा जो पॉप इंडस्ट्री है ना वो बेस्ट है। सही। उसने म्यूज़िक को बड़ा सहारा दिया। और उसमें चाहे XYZ जितने जुनून, वाइटल साइंस में पहले भी बता चुका हूँ, तो पॉप इंडस्ट्री फिर भी स्टडी करके आता। और हमारी पॉप इंडस्ट्री से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जो उनका म्यूज़िक रिवाइवल आया वो AR रहमान के बाद आया। और जितना मुझे समझ में आता है वो राहत बाई के बाद और आतिफ असलम के बाद तो उनको जो है ना बिल्कुल बूस्टर लग गया। हाँ, वो उन्होंने बोला अब क्या करें हम, क्योंकि उनके यहाँ आप जब भी एक पत्थर भी उठाए ना तो वहाँ से 2 लोग तो मस्त निकलते हैं। एक का नाम होता है रफ़ी, एक का नाम होता है किशोर। और मोहम्मद रफ़ी और किशोर साहब अपनी जगह, लता जी अपनी जगह, नो डाउट बड़े लोग हैं, मगर उनके यहाँ वही फ्लेवर जो है वो आज तक पिछले 50 साल से चलता हुआ। वो बोलते हैं इसके बगैर उनका म्यूज़िक मुकम्मल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ खान साहब, मेहदी हसन, शहनशाह गज़ल का फ्लेवर, हर गज़ल सिंगर उसको खान साहब को गाना आए या ना आए, ट्रेसेस होंगे उनके। हाँ, गाना आए ना आए उसने जो है रंजिशे से ही ज़रूर गाना है, भले वो रंजिश में गाए। मतलब वो जो फील है ना। हाँ, समझ गया। ज़ाहिर बात है मैं अगर कोई चीज़ गाऊंगा तो उसकी बात कुछ और है, बस मेरा अपना एक टेस्ट होगा ना। हम
जो इंडियन म्यूज़िक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इंडियन म्यूज़िक अभी जो है ना, नो डाउट जो है विशाल शेखर वगैरह, सलीम सुलेमान वगैरह मेरे ये फेवरेट है और ये बेहतरीन म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ कौन है उसका भी बताइए मुझे। मतलब मुझे हमारे यहाँ का इस वक्त नहीं पता। आप बताइए कि अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री एक गाने पे डिपेंड करती है या एक गाना आ गया कोई पाकिस्तान 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 है, एक गाना है पाकिस्तान, जज्बा जनून, हाँ, एक बेहतरीन ट्रैक हम लोगों ने मार्केट किया, सलमान भाई की उसमें क्रिएशन, अली अजमत उसमें वो कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब हारून का मैंने अर्जेंसी में गाना किया, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, क्लासिक गाना है, यू नो। तो मैंने एक अर्जेंसी में बना हुआ था, अर्जेंसी में गाना है, मतलब विद इन 42 डेज। वाह, 42 डेज। अच्छा, ये नॉर्मल स्पेल है एक गाने का? नॉर्मल इतना टाइम। जवाद अहमद का जो है 22 शिफ्ट्स के अंदर मैंने उचिया मिजाजा वाली विथ लॉन्च शो डायरेक्टर एहसन रहीम आमना, वीडियो जवाद का उचिया मिजाजा वाली, नाइस, तू मेरी की लग दी समथिंग, ये सारा कुछ पैच जो है कोई 92 डेज 100 डेज के अंदर हम पूरा करके, जब मैं लॉन्च कर चुका होता था फिर मैं जाता था। और जवाद को तो मैंने बहुत मेहनत की थी जवाद अहमद पे, स्ट्रिंग्स पे तो स्ट्रिंग्स ने खुद मेहनत की थी, मैंने प्रमोशनल और गिग्स और दूसरी चीज़ों के ऊपर काम किया था। और स्ट्रिंग्स से पहले और फिर इन्फिनिटी सलमान भाई का, वो फिर एक आर्टिस्ट मैंने अलग से एक और लॉन्च दिया था, अकेली कहीं मत जाना ज़माना नाजुक है, जिमी अत्रे, मुझे नाम याद है ये, जिमी अत्रे, वजाहत अत्रे, हाँ वो तो मुझे, हाँ वो तो फैमिली तो पता है, ठीक है। तो आज लोग उसको अर्तुगरुल गाजी जानते हैं, डेरेलिस्ट नहीं बोलते, डेरेलिस्ट नहीं जानते हैं। और उन्होंने भी अपने उस्मान पे जो है, उस्मान पे उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में मैं अर्तुगरुल गाजी का बेटा, अच्छा, ये कहलवाया। मतलब वो भी इस बात पे कन्वेंस हो गए। जब मैंने वहाँ पे बातचीत की, वो मुझे बता रहे थे आप हमें स्क्रिप्ट भेजा करेंगे, हम उसको तरदीद करके या उसको जो है करेक्शन करके भेजेंगे। मैंने कहा पहले बताइए उर्दू आप हमसे बेहतर जानेंगे। सही बात है। तो इस पर बड़ी मेरी उनके साथ हुई थी डिबेट इस चीज़ की। मतलब वो कहाँ से उर्दू की प्रूफ रीडिंग करेंगे, उनकी तो ज़बान ही नहीं है, वो तो इंग्लिश सही नहीं बोलते तो उर्दू, हाँ उनकी तो इंग्लिश के अंदर पश्तो टर्की मिक्स आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। सही। हाँ। अच्छा, अभी आपने जुल्फी भाई की बात की, कोक स्टूडियो को आप किस तरह देखते हैं? अभी तो खैर 2 ही गाने आए हैं इस सीज़न के, अगर हम पिछले सीज़न की बात करें या गुज़श्ता तमाम सीजन्स की बात करें, उसकी प्रोग्रेस आपको कैसी लग रही? क्या उसने हमें अच्छे आर्टिस्ट दिए, नया टैलेंट आया, या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो है वो रिलायंस पुराने गानों पे ही रही, बस उसमें 6-8 मिनट का कर दिया, या फिर मेडले बना के लगा दिया? क्या फील करते हैं आप? देखिए, एक अपग्रेडिंग तो था, और अपग्रेडिंग मीन्स इन द सेंस के तरीक़ाकार उसका कुछ यूँ था कि आपके यहाँ एंड ऑफ डे जो है ना, देसी म्यूज़िक के बगैर आप पूरे नहीं पढ़ते। आप कहीं ना कहीं जाके वशमल्ले गा लेते हो, हाँ, कहीं ना कहीं अल्ले गा लेते हो, ऐसा ही है। आपको तो एंड ऑफ डे शोहरत चाहिए ना। मतलब मुझे अगर कोई आर्ट गाना है तो मैं कह रहा हूँ जी, अब ये हिट होना नहीं होना ये बात की बात है, मगर मैं रूह की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम बिन जीवन सुना लागे रे, आस मिलन की बढ़ती जावे, तू ही ना जाने रे। ये मैं एक वैसी बात कर, मैं कह रहा हूँ झुमका बोले तेरा कंगना बोले, अगर अमजद साबरी को जो 5-6 ट्रैक्स गवाए हैं, अब पर्दा बेखुदी का उठाने लगा हूँ मैं, बेहोश होके होश में आने। देखिए, प्लॉट पहले आप लेते हैं, घर पहले बनाते हैं? प्लॉट लेते हैं। प्लॉट में क्या होता है? कॉम्पोजिशन। प्लॉट में फिर उसके बाद आप लिरिक्स मीन्स कि आप उसका सारा आर्ट जो है आप एक मैप बिछाते हैं, एक मैप बिछाते हैं, फिर आप उसके ऊपर वोकल सेट करते हैं कि वोकल इसको गाएगा कौन। उसके बाद फिर म्यूजिक अरेंजमेंट आता है। आज म्यूजिक अरेंजमेंट पहले है, वोकल बाद में है, कॉम्पोजिशन का पता नहीं है,
और शायर तो मैं खुद ही लिख लूँगा। ऐसा ही है, सही। मुझसे सारे शायर चल रहे हैं, सारे अदीब चल रहे हैं। उसका जो कंटेंट ड्राइव जो करेगा ना सर, देखिए बहुत सारी बात मेरी जो होगी ना, उसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑलरेडी 100 लोग अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो 99 तो मुझे, वो जो मेरे जितने प्रोजेक्ट होते हैं उनके हादसाती तौर पे हिट हो गए। सारे हादसे मेरे साथ हो रहे हैं। स्ट्रिंग्स, जवाद अहमद, जिम्मी अतरे, कॉल बैंड, जिला वतन। अच्छा, मतलब ज़बान ज़द-ए-आम ये है कि हादसाती हिट्स दिए हैं आपने मार्केट में। जी जी जी। और मतलब इतनी तसलसल से दिए हैं। तसलसल से 50 महीने ऑन ईयर भी, इश्क ममनू भी 2.5 साल ऑन ईयर रहे हम। उसके अलावा मेरा मकसद फातिमा गुल, फरिया और 6 अदद चैनल जो है उसको टर्किश, मतलब पहला एक चैनल था, उसके बाद दूसरा ये नंबर 6 है पीटीवी स्लॉट का, कि आज पीटीवी के अंदर उर्दू डबिंग उसकी शिनाख्त बन गई है। पीटीवी का इस वक्त फोर्ट्रे और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने ज़ाहिर इतना वक्त गुजारा इतने म्यूजिशियंस के साथ, इतना आपने काम किया, कोई मेरा गाना नहीं बना रहा। सही। कोई फ़नी वाक़या सुनाया है किसी के साथ अगर आपके रहा हो? फ़नी वाक़या तो हम लोग सब, नादे अली ज़ैदी और हम सब दोस्तों में जितने भी हैं, मकसद बड़े वाक़यात। हाँ, ऐसा हुआ था कि एक मरतबा शालिम की एक दोस्त आई और मेरे भी दोस्त ने आना था, और हम सब खड़े हुए थे गली में, शफ़क़त भाई, अहमद जाज़िब, इम्मू, नासिर काज़मी, हम सब खड़े हुए थे। तो मैं बहुत जगहों पे ना अपनी टाइम कमिटमेंट्स की वजह से जो है ना, बहुत सारी जगह पे जल्दी में रहता हूँ। मेरी एक आदत है कि यार मुझे 4 बजे आपके यहाँ पहुँचना है। आप डिट्टो टाइम पे पहुँचे थे, है ना? तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया हुआ कि यार वो टाइम के मामले में, मैंने कहा टाइम ना, मतलब काफ़ी दोस्त वगैरह ये इस बात को काउंट करते। तो मैं वो खड़ा हुआ और मेरे दोस्त ने भी आना और शालिम की दोस्त आ गई। मैंने, अच्छा दोनों की सेम कार है, सेम कलर, तो मैंने बोला शायद वो राहिल आ गया है, तो मैंने यूँ डोर खोला, बगैर चेक किए बैठ गया और बंद किया। मैंने कहा यार चलो यार जल्दी चलो। अब वो खातून जो है वो कंफ्यूज, उन्होंने, मैंने कहा यार सॉरी यार, मैं समझा मेरे दोस्त की गाड़ी आनी है, बहुत माजरत। अब मैं तो उतर गया, उसके बाद बाकी बाहर वाले सब हंस रहे थे। वो रिकॉर्ड बज रहा था। तो ये ऐसा एक रैंडम वाकया था दोस्तों में। बाकी फर्दर तो हम लोग, ये है कि सारे जितने भी हैं दोस्त एक दूसरों का ख्याल, आज मसरूफ़ हो गए, खासे मसरूफ़ हैं, और जब मिल भी रहे होते हैं तो बड़े वैसे मिल रहे होते हैं। मैंने शालम भाई से भी बात पूछी थी, व्हाट्स इट अबाउट तारिक रोड, कि ज़्यादातर हमारा जो म्यूज़िक है उस एक एरिया ने दिया है, क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी, एक तो हमारे बिल्कुल एक सीनियर मोस्ट कंपोज़र नियाज सर, वो वहाँ पर थे। दूसरा निज़ार लालानी सर वहाँ पर थे। फिर तंसीर डार, खालिद, जो इस वक्त काविश बैंड में बेस, एंड अदनान वाई जिसकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, शफ़क़त भाई भी वहीं इम्मू के प्लेस पे ही रहना, और भी दूसरे दोस्त। फिर हमारा, आई थिंक आमिर ज़की साहब भी वहीं, आमिर ज़की, एग्जैक्टली, एंड शहजाद मुग़ल, तोजो मरहूम, और तोजो बहुत ही अर्ली चले गए। तो ये एक गाने सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो है ना, वो बहुत फास्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, मतलब सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। और इंस्पिरेशन भी होती ना, जब ज़ाहिर है एक चाय के होटल पे 6-8 बैठे और सब काम कर रहे हैं, हाँ, तो सातवां भी बोलेगा यार मैं भी कुछ करता हूँ। सब तो एक दूसरे से शेयर भी करते थे। हाँ, ये कैसी लग रही है मेलोडी, ये कॉम्पोजिशन कैसी लग रही है। यानी मकसद, आपको म्यूज़िक, आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको म्यूज़िक या एक्टिंग जो है ना, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सही। आपको कोई अदर स्किल्स, कोई XYZ कुछ ना कुछ, तो फैमिली को तो आपके एंटरटेनमेंट से कुछ नहीं है ना। सही बात है। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो बड़ा आर्टिस्टिक सा एक मैंने लॉन्च किया, और लॉन्च करके जो है ना मैंने टीम बिठाकर जो है ना, उससे उस टाइम पे तो उसके बाद जो है फिर एक जियो के 2 प्रोजेक्ट से मैं वापस कम बैक हुआ, और एक छोटी सी गाड़ी आपने देखा होगा, मैंने अपनी 0 मीटर बेच के वो जो है शराड जो है वो ली थी, जिसमें आप और हम घूमते भी थे अक्सर बेशतर।
तो वो टाइम शुरू हुआ। देन उसके बाद मगर हम अपने जो हम अपना काम करते थे, हम उसके अलावा ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर काम नहीं तो हम न्यूज़ चैनल पे जॉब कर ली, ये नहीं किया। मतलब आमिर ज़की ने म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं किया, इम्मू ने म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं किया। दैट इज़ ट्रू। जितने भी सेशन प्लेयर्स हैं जिनको मैंने गिनवाया, ये सब लोग यही करते रहे। और आई थिंक आर्टिस्ट का वो माइंडसेट होता भी नहीं है वो वाला, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं होता, वो अपनी धुन में चलता है ना। हाँ। वो ये नहीं हो सकता कि जी ठक 9 बज गए, ओ मेरी सुबह की चाय कहाँ है, टड़ंग चाय आ गई। ये नहीं हो सकता। उसके अंदर ये है ही नहीं। वो कह रहा है कि आज मैं 9 बजे सुबह सोऊंगा, हाँ, 4 बजे उठूंगा और 3 बजे उठने के बाद मैंने चाय पी के बस निकल जाना है और मुझे जुनैद के यहाँ पहुँचना है। तो उसके माइंड साइंस के अंदर जो है ना, अब वो चल रहा है। खुर्रम भाई, मुझे आज भी याद है और ये बात मैं हर जगह कोट करता हूँ आपका नाम लेके, कि मैं, आप और हमारा एक मुश्तरका दोस्त, हम सदर पे क्वेटा होटल पे बैठे हुए थे और उस वक्त मैं ये कुछ भी नहीं करता था, मैं बस, वो एक दोस्ती हमारी एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे हो गई थी और आपने वहाँ बैठे बैठे मुझे कहा था कि तुम आर्टिस्ट हो। मैंने बोला कहाँ से भाई? और आपने मुझे एक नसीहत की थी कि किसी 9 to 5 औरत से शादी मत करना, क्योंकि तुम आर्टिस्ट हो दिमागी तौर पे, तुम रात को 3 बजे उठ के छत तक होगे, वो बोलेगी क्या कर रहे हैं, सो जाए, सुबह दफ्तर भी जा रहे। तो आपने ये चीज़ मेरे अंदर कहाँ से देखी? क्योंकि उस चीज़ से मेरी हिम्मत ज़रूर बढ़ी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है आप खुद नहीं देख रहे होते अपने बारे में, एक आउटसाइडर आपको बताते। एक आपने मुझे ये चीज़ बताई थी, एक और मेरा दोस्त था, उसने एक्सिस बैंड, द बैंड के नाम से उसका था, फरहान मजीद, उसने फिर ज़्यादा परसू नहीं किया, 2-3 गाने बनाए थे, फिर वो बेचारा नौकरी पे लग गया। तो उसने भी मुझे बहादुराबाद वाले चाय के होटल पे 1 घंटे की टॉक दी थी, जैसे अल पचीनो देता ना मैच से पहले, या शाहरुख खान 70 मिनट। ये वाली कॉन्वर्जेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो आपकी उस बात ने मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर किया कि यार शायद मुझ में कुछ है जो शायद मुझे नहीं दिख रहा है, एक आउटसाइडर को दिख रहा है। तो आपको ऐसा क्या दिखा था मुझ में? आपकी इस बात का जवाब देने के लिए ना मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो टैलेंट होता है ना, वो बाय बर्थ होता है। वो किसी को देखकर या किसी मिरर के आगे खड़े होकर जो है ना, वो एक्ट या गाना या कोई XYZ चीज़ नहीं कर सकता। और उसके लिए किसी डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है कि आप डिप्लोमा लेंगे। वो कोई कहते हैं ना मैंने डायरेक्शन पढ़ी है, कैसे पढ़ी है भाई? प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना, सपोर्टिंग प्रॉप्स क्या है, किस डिग्री, किस एंगल से क्या चीज़ें करोगे, कलर थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको अगर मैंने देख के कहा, तो आपसे पहले मैंने बहुत सारे सिंगर्स या एंकर्स को, होस्ट या म्यूज़िक वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूज़िक वीडियोस मैंने ज़्यादा नहीं किए, मैं म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और उसमें भी तो हम सेलेक्ट करते थे ना, यार ये सिंगर है। मेरे पास बहुत सारे बैंड्स ऐसे भी आते थे जिनकी आवाज़ें नहीं निकलती थी, सिर्फ गिटार की आवाज़ आ रही होती थी। तो मैंने कहा भाई को गाना कहाँ है? तो उस पर नाराज़ हो जाते थे लोग। तो मैंने गाना बताओ। तो आपको जब मैंने देखा था, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था ना, अगर आप किसी भी अपने फ़ैन से पूछेंगे ना, तो वो आपके इमेज को पहले लाइक करता है। उसके बाद आपके इमेज के अंदर जो सुच्चापन होता है ना, एक होता है सुच्चापन, एक होता है टुच्चापन। ठीक है? तो हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, आप अगर अपने ऊपर बहुत सारे गिलाफ चढ़ा ले, तो उससे आप जेम्स कैमरॉन नहीं लगने लगेंगे। जो हमारे यहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स शॉर्ट टी-शर्ट्स पे समय इसी पे पैदा हुए थे। हकीकत क्या है? हकीकत के करीब तर जो लोग रहते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं अपने आप में, क्योंकि ज़िंदा तो पहले आप अपने आप में रहेंगे। दूसरों में ज़िंदा रहने को तो छोड़ दें। उसने तो आपको ज़िंदा देखना ही नहीं है, उसने आपको ज़िंदा देखना है। तो आपकी तारीफ़ हो या XYZ किसी की हो, तो ये जजमेंट एक क्रिएटर के पास होनी चाहिए कि जवाद अहमद गा कुछ और रहा है, मगर जवाद अहमद का जॉनरा था बिन तेरे क्या है जीना, वो कहती है सैया में तेरी है। यारो यही दोस्ती वगैरह जवाद का नहीं था, क्योंकि आपने कभी जवाद को डांसिंग मूड में नहीं देखा होगा। जब तुमने स्टैंड अप ही गाना है, मूवमेंट हल्की ही रखनी है, मैंने स्टैंड अप ही गाना है या बैठ के स्टूल पे गाना है, तो मैं फिर वो चीज़ें सुनाऊंगा ना जो उस पे रह के सही लगती हैं, रहकर सजेंगी ना। अब मुझे अतौल्ला ईसा खेलवी अभी मैंने जैम किया, वो मुझे पसंद है, आज से नहीं हमेशा से पसंद है। मैं अगर जगजीत साहब की चीज़ें अगर
गाता हूँ तो मैं जगजीत साहब को मैंने पूरा अपने अंदर वैसे रखा है, तो उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें मुझ में, कुछ चीज़ें उनकी मुझे डिलीवर भी करनी है। एवं ही जगजीत साहब मैं रख लूँ और वो ना गा सकूँ, तो आपके अंदर मैंने देखा कि यार आप थोड़ा सा जो है ना कॉमिक और डायरेक्टली कंटेंट को उसी वक्त पिक करना, और एक जुस्तजू थी, तलाश थे आप, बेसिकली उस वक्त तलाश में बहुत शदीद थे, फिर रहते तो उसको एक जगह जो है ना फिल्टर होना ज़रूरी था। हाँ, साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि आप उमर शरीफ नहीं बन सकते, आप कॉमिक साइट पर, इस वाली साइट पर स्टैंड अप पे नहीं जाइएगा, ये भी कहा था मैंने कि ये एक इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मगर आपके अंदर एक आर्ट है। और वो 9 to 5 वाली बात इसलिए की कि आज भी मैं कभी रात को कुछ कर रहा होता हूँ ना, तो मेरी वाइफ एकदम से उठ के बोलती हैं कि यार इसको, तो मैंने क्या काम करें, आप रूम चेंज कर लें। मैं तो नहीं चेंज कर रहा, मैं तो यहीं हूँ, आप रूम चेंज कर लें। बाज़ औक़ात बच्चे भी जो है ना वो कह रहे होते हैं ना, तो मगर मेरी बेटी के साथ जो है ना, क्योंकि वो भी म्यूज़िक करती है, मैं भी, वो भी आर्टिस्ट है, तो हम एक दूसरे के साथ मीटअप कर रहे होते हैं। आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, आर्टिस्ट को जो है वो किसी भी हाल में होगा, वो चाहेगा कि यार कुछ हो, उसको इस बात से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं होगा कि मेरी कौन सी चीज़ हिट होगी। हमने अच्छा, कभी भी कोई लोग हिट के लिए, हिट करने के एंगल से जो है ना, कोई भी हिट चीज़ प्रोसेस नहीं होती, वो रैंडम हिट होती है। ऐसा ही है, रैंडम हिट होती है। बिल्कुल। मुझे थोड़ी पता था कि इश्क़ ममनू मेरा हिट हो जाएगा, मगर 2010 में इश्क़ ममनू ड्रामा और OST वो भरपूर वही चल रहा था। क्यूबी के ट्रैक के बाद, वो हम सफ़र के बाद इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू के बाद कोई 8 साल के बाद फिर कोई OST हिट हुआ था, कोई 10-1 साल के बाद वो मेरे पास तुम हो का। यानी आपके मुल्क में एक मकसद 100 सिंगर्स और बैंड्स अगर काम कर रहे हैं तो मंथली 100 ट्रैक्स आने चाहिए, तो एनुअली भी 100 ट्रैक्स नहीं आते। उसकी क्या वजह? आपके मुल्क में एक बंदा है, वो हर फिल्म में नज़र आना चाहिए। वही सही नहीं, वो टैलेंट, और उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा अपग्रेड करके रखा है, अगर उनको भी ऑन रहना है। मगर आप कोई नई चीज़, मैं नए सिंगर्स कैसे निकालता था, नए आर्टिस्ट कैसे निकालेंगे आप? कन्वेंस करेंगे ना आप सेल्स पे, ब्रांड्स को कन्वेंस करेंगे ना। स्ट्रिंग्स को कोई स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा था, मगर दूर जब चलना शुरू हो गया तो फिर स्ट्रिंग्स को स्पॉन्सर भी किया, फिर स्ट्रिंग्स के शोज़ भी होने शुरू हो गए, फिर स्ट्रिंग्स ने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया, फिर स्ट्रिंग्स का इंटरनेशनल रिकॉर्ड, इंटरनेशनल भी रिलीज़ हुआ मैग्ना साउंड वगैरह से। वो कैसे हुआ? मैग्ना साउंड डायरेक्ट पहुंचा था कंटेंट आपका, मैग्ना साउंड ने यहाँ की परफॉर्मेंस देखी तो आपको लिया ना। हारून यारा मैंने यहाँ रिलीज़ दिया तो फिर यूके ने या UAE ने फिर लिया ना। आपकी यहाँ पे ड्रामा या फिल्म हिट होगा तो क्रेडिट गोज टू यहाँ का प्रोड्यूसर होगा ना। नहीं ना, आप मैं तो अब्बू से पूछ के ही निकला था घर से कि मैं हिट हूँ। अच्छा खुर्रम भाई, एक बात बताएं, आजकल के हम बच्चों को देखते जा रहे हैं, आप भी साहिब औलाद हैं, आपकी माशाल्लाह बच्चे हैं, काम शाम कर रहे हैं साथ आपके। अब का जो ज़माना है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये तस्वीर डाली, ये 700 लाइक्स आ गए, तो वो ज़िंदगी के हर मामलात में भी यही स्पीड चाह रहे होते हैं। हालांकि ज़िंदगी अपने पेस पे चलती है। आपने इस इंडस्ट्री को 3 दिहाइयाँ दे दी तो जाके अब ये मकाम है। तो प्रोसेस से नहीं गुजरना, रेडीमेड, वो याद है वो ZTV पे रेडीमेड रोटी का आता था, रोटी मेकर, पेड़ा डाला यूँ मशीन की खोला, रोटी तैयार। तो उनको इंस्टेंट नूडल्स की तरह, मैगी नूडल्स की तरह सक्सेस भी चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है आपके ज़ाविये में? देखिए, हमारी जो अम्मी हैं उनके हाथ की पकी हुई रोटी हमें आज भी, हर कोई अपने अपने तरीके से बात करते हैं ना। हम यूँ वापस देसी पे ग्रीन डाल दें, सैलेड डाल, अभी आप बता दीजिए यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो आपको 4 दोस्त ना 4 एडवाइस भेज देंगे, सब देसी तरीके से, कि हम बहुत देसी पे रह के एडवांस हैं। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है ना। हाँ यार वो यूँ करना चाहिए, अच्छा चाय ऐसी पीनी चाहिए, कॉफ़ी यूँ पिए। अरे भाई वो जैसे चल रहे अपने मामला चल रहे हैं। मेन चीज़ ये शॉर्टकट वाली जो बात है ना, मुझे तो सबसे पहली बात है कि ये 700 हो लाइक्स, अगर आपने कुछ किया है तो उस अचीवमेंट की वो लाइक्स तो मुझे अच्छे लगते हैं।
और ये हर वक्त आपको बिला जवाज़ आप फेसबुक पे हैं, आप कुछ करते ही नहीं तब भी आप फेसबुक पे हैं। मकसद आप अपने पोस्टें डाल रहे हैं, कुछ करके कुछ कोई तो अचीवमेंट हो ना, तो उसके ऊपर वो फेसबुक अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। आप तो एक पिज़्ज़ा मंगवा कर उसको भी यूं करके बोल आपको मुझे इस टाइप की चीज़ें जो है बस आप। अच्छा, और एक बात बताऊं मैं कि हम यार वो म्यूज़िक अच्छा नहीं करता। अच्छा, तो अगर सब अच्छा करने लगे तो तुम्हें तो उन सबों से ही चिढ़ हो जाए। आप कह रहे यार वो अच्छा म्यूज़िक कर रहा है, अरे तो अच्छा म्यूज़िक कर रहा है तो प्रॉब्लम, वो बुरा कर रहा है तो प्रॉब्लम, तो वो कौन सा म्यूज़िक करे। इस मामले में आपकी देखिए, मेरी बहुत सारी बातों के अंदर मैं कहीं ड्रैग भी करूँगा, वो बात इसलिए नहीं, उसकी डिटेलिंग जब तक नहीं दी जाएगी वो होगी बात पूरी नहीं। इस मामले में आप देखें नेबर कंट्रीज़ के अंदर वो नहीं देख रहे हैं कि 50 म्यूजिशियन हैं, 20 म्यूजिशियन हैं, उनकी ऑडियंस लाइव शो में आके बैठती है, उनके पुराने जजेस आके बैठ रहे हैं, वो उस पर नए जजेस कंपोजर्स भी बैठे हुए हैं, नए सिंगर भी बैठे हुए हैं, पुराने सिंगर्स भी बैठे हुए हैं। उन्होंने सबको रुतबा दिया हुआ है, सबकी डिग्निटी का ख्याल रखा हुआ है। एक्टर भी आके बैठ रहे हैं, अगर धर्मेंद्र की मूवी थी तो धर्मेंद्र आके बैठे हुए हैं। आपके यहाँ जो फिल्म के जो लोग थे ना, उनमें से राइटर कोई बचा ना एक्टर कोई बचा, गिनती के एक आध लोग हैं, वो उनको आपने खुद डीवैल्यूज कर दिया। वो मकसद हर XYZ इवेंट में वही नज़र आ जाएंगे आप। तो हम वैल्यूज़ ऐड के ऊपर काम कम करते हैं, डीवैल्यूज पे काम हम ज़्यादा कर देते हैं। एक बंदा अगर नज़र आ रहा है तो वो सब तरफ वही बंदा, सबों ने उसी को, ड्रामे में वही है, फिल्म में वही है, गाना भी कर रहा है। मकसद वो, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं कि वो करें, मगर कहने का मकसद है वो नई चीज़ें आप डिस्क्राइब कैसे करोगे भैया। अच्छा, जेलसी, हसद, ये ज़ाहिर है हमारा जेवर है और हमारा नेशनल स्पोर्ट भी है ऑफ कोर्स। फिर ये म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई, मीडिया इंडस्ट्री हो गई, टांग खींचना हमारा एक शेवा है। स्पोर्ट्स देख ले, हाँ। स्पोर्ट्स में अगर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस हो गई तो वो फिक्रमंद हो जाता है कि मुझे नेक्स्ट स्लॉट में रखा जाएगा नहीं जाएगा। यानी मैं फिक्रमंद हो जाऊंगा हिट देने के बाद, कि यार सबों का रिडार मुझ पे घूम जाएगा, अब तो मैं नेक्स्ट स्लॉट में हूँ या नहीं हूँ। तो मतलब ये सारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में प्रिवेल करती है टांग खींचना, ये करना। क्या इस तरह की दिल में चीज़ें रख के कोई कभी प्रॉस्पर कर सकता है आपकी नज़र में? नहीं हो सकता। अगर आप हकीकी माइलेज चाहते हैं तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट लेके चले। जिनका जो राइट है उनको वो राइट दें, जिनको आप एप्रिसिएशन पे लेना चाहते हैं उनको अप्रिशिएट भी करें, जिनको आपको लगता है कि आपके कोई गाइड करने से उनकी ज़िंदगी में सुधार आ सकता है वो करें आप। और अपने जो सीनियर्स म्यूज़िशियन हों, शायर हों, XYZ जिस भी शोबे से हो, उनकी जब तक आपने रिस्पेक्ट नहीं की, उनसे आपने कुछ सीखा नहीं ना, तो आपके एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं। ये प्रैक्टिकल बात। और जब तक आप प्रैक्टिकल करने जाओगे, आपको प्रैक्टिकल, देखें, पढ़ाई करना और उसको प्रैक्टिकल करना, इंजीनियर बन तो जाता है बंदा, मगर जब तक वो प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं जाता तो वो प्रोसेस नहीं होता। सिंगर भी जब तक ऑन सेट नहीं जाएगा, माइक के आगे नहीं जाएगा, वो सिंगर सिर्फ रूम सिंगर या बाथरूम सिंगर होगा। उसी तरीके से आप जो है किसी भी चीज़ को आखिरी शक्ल देने के लिए आपकी उन सपोर्टिंग्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है हम उस चीज़ की एज तक नहीं पहुंच सकते। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इंडिया की 20-50 सिंगर हैं, मेरे जहन में एकदम आया ऑर्केस्ट्रा। हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा क्यों नहीं होता, या कोई करने की कोशिश क्यों नहीं करता? नहीं, हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा था। नहीं, अभी प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ। था तो कोई एक दूसरे को, मेरा जहाँ तक ख्याल है, सब बोलते हैं मेरा टेस्ट नहीं है, ये मेरा टेस्ट नहीं है, मेरा टेस्ट नहीं है। एक बात आ गई टेस्ट की, अच्छा ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि मैं उसके साथ क्यों, मैं उसके साथ क्यों, मैं उसके साथ क्यों। तो उस चक्कर में वो चीज़ें यूनिटाइज नहीं हो रही। मतलब सब यार, मैं अगर इसके साथ जाऊंगा तो कहीं मेरी सपोर्ट से ये बड़ा ना हो जाए, वो सोच रहा है मेरी सपोर्ट से ये बड़ा ना हो जाए। बिलीव मी,
कोलैबोरेटिव माइंडसेट हाँ, नहीं है। जिस मुल्क में आपका साउंड सिस्टम वाला जो है प्रमोटर या ऑर्गेनाइजर या आर्ट डायरेक्टर हो जाए, उसका काम है साउंड चलाना। वो वेन्यू या आर्टिस्ट या टैलेंट मेकिंग का उसका क्या ताल्लुक है कोई ताल्लुक? ये मैं यार जिस इवेंट पे भी गया हूँ ना, साउंड सीधा ही नहीं होता यहाँ पे। मतलब मैं क्वालिटी की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, मतलब वो फट पड़ जाएगा थोड़ी देर में स्पीकर, कभी क्या हो जाएगा। बड़े से बड़े इवेंट्स में ऐसा हुआ है। हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है, खैर वो तो एक अदर बात है। मगर कह रहे मकसद है कि आपके यहाँ एक बंदा जिसका म्यूज़िक से या एक्टिंग से या फिल्म मेकिंग से कोई वास्ता नहीं, वो फिल्म बना रहा है, वो म्यूज़िक बना रहा है, वो फिर डिसाइड भी करेगा। अब कोक स्टूडियो अगर बना तो वो इतने ऊपर लेवल पे बना कि उस पर कोई अपकमिंग टैलेंट जो है सोच भी नहीं सकता। हाँ, तो उस कोक स्टूडियो की एबिलिटी या उस कोक स्टूडियो में इतना सारा जो आपने अकाउंट रखा है, उससे भी अगर पूरे सीजन में 2 गाने हिट होते हैं, ऐसा ही होता है ना, 2 गाने या बमुश्किल 3 गाने हिट हो गए, तो कितना मेजर अकाउंट होता है। और उसमें ओरिजिनल ट्रैक्स होते नहीं, रिवाइवल होते हैं। बिलाल मकसूद साहब से भी ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि या तो बिगिनर है या कोक स्टूडियो है, बीच का वो गायब ही हो गया। कि जहाँ पे आर्टिस्ट को या म्यूजिशियन को अपना आर्ट जो है पॉलिश करना था, वो चीज़ ही ख़त्म हो गया। तो आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे या फिर ये मिडिल ग्राउंड। गलत कह रहे हैं। ओके, बीच वाले को वो लेना ही नहीं चाह रहे क्योंकि उसके पास तजुर्बा बहुत है ना। बीच वाले के पास तजुर्बा बहुत है ना, उसको किसी ने मौका ही नहीं दिया हुआ है ना। बिगिनर को इसलिए देख रहे हैं कि ये मुझे बिल्कुल यूथ के साथ। ओ भाई, म्यूजिक खुद एक सीनियर सब्जेक्ट है, म्यूजिक एक खुद हेल्दी सब्जेक्ट है। म्यूजिक अखाड़े की शक्ल है। पहले म्यूजिक वो लोग करते थे जो पहलवान होते थे, तभी अखाड़ा कहते हैं। चमकीला में वो फिल्म देख रहा था जी, तो कहते कॉन्सर्ट को या शो को करते अखाड़ा लगेगा। यहाँ पर ये है कि इक़्तिदार जिसके हाथ में है, पावर जिसके हाथ में है, वो डिसाइड करेगा। क्रिएटर तो है नहीं ना। फिर क्रिएटर वो है। वॉइस कास्टिंग क्या होता है? डबिंग के अंदर सबसे मेजर सब्जेक्ट है वॉइस कास्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से यूएस तक आप कार्टून नेटवर्क हम कर रहे हैं, स्कूबी डू में वही वॉइस जाएगी जो स्कूबी डू के उनके मैच करता होगा। चाहे वो आप हिंदी में करें, सिंधी में करें, उर्दू में करें, पर्शियन में करें, स्कूबी का साउंड चेंज नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, Ben 10 कर रहे हैं। अच्छा, ये काम हो रहा है? जी। तो ये पाकिस्तान में जो आप कार्टून नेटवर्क देखते हैं उसमें बच्चों का जितना उर्दू कंटेंट देखते हैं वो सब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओह, वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। ओके, वो साउंड का ताल्लुक है। अब इस कमरे में आके कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करेगा क्योंकि ये पब्लिक का काम नहीं है। मकसद हम किसी वेन्यू पे खड़े होकर ये चीज़ नहीं कर सही, ना ही ये वेन्यू पे प्रूफ किया जाएगा। सही, वेन्यू पे हम प्रीव्यू ही कर सकते हैं। तो बात ये है कि सारी बातें अपनी जगह पर है। मेन ये कि आप किसी को बीच के लोगों को, बिगनर को छोड़ें। बिगनर तो आ रहा है ना, बिगनर को फिल्टर करें। और जो बीच के लोग हैं 10-12 साल से सफ़र कर रहे हैं, 20 साल से सफ़र कर रहे हैं, जिनके पास किसी के पास एक गाना हिट है, किसी ने 10 गाने किए हुए, किसी ने 4 गाने किए हुए, आप उनको आने का मौका देना, उनको कोई आने का मौका। तो अगर जुल्फ़ी भाई कल फ़ोन करें कि खुर्रम साहब अगले सीज़न में आप आ जाएं कोक स्टूडियो में, इश्क़े ममनू का हम इस तरह करके पैकेज करेंगे, ये वीडियो होगी, टर्की में शूट होगी वगैरह वगैरह, तो आपका क्या? मैं बिल्कुल उसको क्या नाम है वेलकम करूँगा। और मेरा बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं कि जुल्फ़ी ऐसा करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। चले, खैर है, हम तो दुआई कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में आप म्यूज़िक को किस तरह देख रहे हैं? आजकल हम देख रहे हैं जेन ज़ी जो है वो बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान से एक तो खैर चले पसरूड़ी तो कोक स्टूडियो की प्रोडक्ट थी और वो सीनियर ट्रैक है, फिर हाँ मज़े का ट्रैक है। हाँ। 2 हमने देखे हैं वो मिसालें जहाँ पे बिल्कुल टीनेजर बच्चों ने गाने दिए हैं स्पॉटिफाई पे और वो ग्लोबली जो हैं चार्ट्स में आए हैं। अभी ये रिसेंटली जैसे वजात रूफ के जो बेटे हैं आशिर और नायल, उनका सदके सुना होगा आपने जी, बड़ा बहुत सेंसेशन। मैं अमेरिका में एक जगह नाश्ता कर रहा था तो वहाँ चल रहा था, तो मैंने आशिर को फिर वीडियो भेजी। मैं यार माशाल्लाह, सो हैप्पी फॉर यू। इसी तरह तू है कहाँ और एक बैंड तो नहीं कहेंगे, ग्रुप ऑफ
यंग बॉयज़ हैं, नाज़िमाबाद के बॉयज़ हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक थोड़ा सा जेन ज़ी स्टाइल में दिया ट्रैक, ग्लोबली चार्ट्स पे हो गया है। सो बच्चे जो हैं इतनी बड़ी वेव्स कर रहे हैं क्रिएट, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट की फैसिलिटी है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की प्रेजेंस है यहाँ पे, तो वो एक जो है, जो एक ज़माने में आप लोग ज़ाहिर स्ट्रगल करते थे रेडियो के साथ, कॉन्सर्ट्स के साथ, कैसेट्स के साथ, और फिर सीडी का ज़माना आया, तो आज जो एम्प्लीफिकेशन है आपके आर्ट की, आपके टैलेंट की, वो ग्लोबल लेवल पे जा रही है। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, हमारे बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में गाने बज रहे हैं उनके। आप किस तरह देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे रैप म्यूज़िक को आप किस तरह देखते हैं? वो भी एक जो जिसने बड़ी गिरफ्त की है पाकिस्तान की मार्केट में। रैप हैज़ बिन अराउंड फॉर 30 years और मोर, बड़ी यहाँ पे जो अब हम देख रहे हैं बच्चों में तासुर बढ़ता जा रहा है, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? या ऑलरेडी रैप जिनकी तख्लीक है ना उनको सूट करती है। ओके, तो आपको लोकल रैप नहीं, मतलब उनको ही सूट करती है, वो सही। उन्हीं का जॉनर है। तो हमारे यहाँ जिनको गाना नहीं आता वो उसका सपोर्ट लेते हैं, अखबार पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, रैप कर लो। ठीक है, तो बेसिक तो हमारा जो इंडो पाक का जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक तो हमारा वही राग रंग, क्लासिक। पॉप करें, क्लासिक तो हमारे मुल्क में है ही नहीं, क्लासिकल तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। क्लासिकल के 2-1 उस्ताद अगर हैं तो वो क्लासिकल 1% भी नहीं है। तो इंडिया की बात अगर आप करें तो वहाँ क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, नीम क्लासिकल एंड गज़ल्स तो बहुत बाद में आता है उनके। गज़ल्स वो सुनते हैं आम पब्लिक, तो और गज़ल्स आपके यहाँ उनकी गज़ल्स को अप्रिशिएट किया जाता है। और जो ये ग्लोबली ये जो टेक्निकल सोशल नेटवर्क के ज़रिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के टैलेंट के लिए कि वो 2-4 असातिज़ा, सीनियर प्रोड्यूसर्स और उनको लेके अपनी प्रोडक्शन करके वो अपनी चीज़ मार्केट करने में उसको बहुत, क्योंकि पहले ऐसा कोई सीन नहीं था। अगर उसे कोक स्टूडियो नहीं भी ले रहा या XYZ कोई चैनल उसको नहीं भी बुला रहा, और वो इस तरीके से, जैसे रिसेंटली एक गाना हिट हो गया था कहानी सुनो, तो उसकी भी एक हिस्ट्री है बंदे की। तो अब वो मज़ीद गाने, मेरा भी गाना जो है मकसद, मुझे इश्क़ ममनू भी सोशल नेटवर्क के ज़रिए हिट हुआ था, तो उसके हिट्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे कि वो कितना लोगों ने सुना है। मैं अपने मुंह से बोलने की बात नहीं करूँगा, लोग जाएंगे। आजकल आप कहते हैं ना फलां फिल्म कौन से ईयर में बनी, तो बच्चा फ़ौरन टाइप करता है और जाके उसकी हिस्ट्री निकाल लेता है। बस एक आर्टिस्ट ने कहा मुझे हेलीकॉप्टर से उतारा गया, बच्चा जाके टाइप कर रहा है, गूगल पे ढूंढ रहा है, उसको हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बोले यार ये झूठ बोल रहा है, यू नो। कोई तस्वीर दी उस चीज़ की, कोई फोटोग्राफिक एविडेंस दी उस चीज़ का, तो हेलीकॉप्टर से उतारा गया इंडिया में। अब तो मकसद आप जिस वेन्यू पे इवेंट कर रहे हैं, आपने कोई भी XYZ रॉन्ग स्टेप लिया, मतलब मैंने यहाँ भी कोई रॉन्ग स्टेप लिया, तो वो टक करके छोटी सी रील की सूरत में आ जाएगा। अगर मैं ऑन सेट गिर गया, या मैंने गाना उल्टा गा दिया, या मैंने कोई ऐसी चीज़ कर दी, तो वो तो कोई भी मस्ती में भी डाल सकता है। मेजर ये कि जो अभी आर्टिस्ट चीज़ें कर रहे हैं, आपने जैसे अभी बताया है, तो वो वजाहत रऊफ़ सर ख़ुद एक मेकर हैं, और डेफिनेटली उन्होंने अपने बेटे को बहुत सारी जगहों पे बहुत हेल्प की होगी, और उनके बेटे की गायकी मैंने सुनी, जो भी म्यूज़िक सुना मुझे अच्छा लगा। उसकी अप्रोच अपने सब्जेक्ट पे बेस्ट है, मकसद अपना उसको पता है कि मैंने क्या करना है, ये आर्टिस्ट को पता होना ज़रूरी है। अच्छा, अभी हम रोल करने से पहले बात कर रहे थे, तो मैं आप एक मुझसे मशवरा ले रहे थे गाना निकालने का, तो मैंने आपको वही फार्मूला बताया जो आजकल चलता है कि उस गाने की कोई 10-15 सेकंड का ऐसी लाइन हो या ऐसा म्यूज़िक हो जिस पे टिकटॉक के टाइड बने। वो अगर टिकटॉक पे और रील्स पे वायरल होगा तो वो गाना वायरल है। मतलब अब गायकी, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स वो रह गए पीछे, वायरल क्या हो रहा है वो मैटर करता है। आप इसको किस तरह देखते हैं? एक एंगल से जुनेद, आप अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही है, मगर आप अगर सबसे बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री देखें आप,
तो इंडियन इंडस्ट्री में जितना भी म्यूज़िक पे काम हो रहा है वो इन सारे एंगल से हट कर काम करते हैं। उन्होंने जो अपना सब्जेक्ट प्रोड्यूस करना है, उन्होंने शफकत को गवाना है, आतिफ को गवाना है, राहत को गवाना है, शेरिया को गवाना है, किसी को भी गवाना है, तो उन्होंने अपना वही एक फार्मूला गवाना है, वही गाना गवाना है। और उनको ये पता है कि मेरी कॉम्पोजिशन में इतना दमखम है कि इसकी लाइन कहीं से भी उठा लेगा ना कोई, तो वो हिट होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव अपने ओल्ड इज गोल्ड, आपका जो पुराना फॉर्मूला है ना, आप एक बार मुस्कुरा दो, एक बार, इसको कितना नया कर लोगे? ढोल पीछे फाड़ दोगे, गिटार उड़ा दोगे, क्या मकसद? उसकी रिवाइवल क्या कर लेंगे? मकसद कोई लेट के, कोई इधर बैठ के, कोई यूं करके, कोई गफूर का बेटा, कोई शकूर, मकसद उसको किस गाना तो एक बार मुस्कुरा दो है। मकसद आपका टंग तरह डंग, तो हवा हवा ही है ना उसके अंदर। अब टंग, आज का टंग बजा लो या उस दौर का कर लो। हाँ, म्यूजिक की जो एक लैंग्वेज है उसको तो आप, अब जो गुलाम अली साहब को सुनने वाले लोग हैं वो उनको उसी फॉर्म में सुनेंगे। मेन है कि आपने उसको डिस्क्राइब कैसे करना है। अब कोई कहता है यार मुझे, आपके मुल्क में नवाजुद्दीन अगर होता उससे कोई एक्टर लेता है? साइड पे होता। साइड पे क्या, उसको वो होता ही नहीं, साइड वाइड पे भी नहीं होता। वो ये काम छोड़ के वो कहीं बिल्डिंग कर रहा था। हाँ, वो कोई फूड स्ट्रीट पे दुकान, अगर पैसे होते तो खोल के बैठा हुआ होता। हाँ सही है। वैसे तो हमारे मुल्क में तो पहले आप जो है पैकेज कैसे आ रहे हैं, पैकेज कैसे आए? वो भाई आर्टिस्ट का कोई पैकेज नहीं होता। ये जितने पुराने पीटीवी के और फिल्मों के एक्टर हैं ना, उनकी हिस्ट्रियाँ चेक कर लें आप। फिल्म स्टार मोहम्मद अली चेक कर लें। अब आप जितने भी ये लोग हैं, हम उनको पढ़ेंगे ना, हमने उनकी फिल्में नहीं देखी मगर हमने उनकी नॉलेज ली कि वो किस तरीके से फिल्म मेकर बने, कैसे एक्टर बने, कैसे राइटर बने, कैसे म्यूज़िक कंपोज़र बने। आज के दौर में अगर आप निसार बज़मी साहब के इमेज को दिखाएंगे बच्चों को तो उनको म्यूजिशियन मांग, वो तो कहेंगे तो नात वात प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, निसार बज़मी जितने सादगी में रहते थे, जितने सादा इंसान थे निसार बज़मी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा खुर्रम भाई, लास्टली क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें हम आपसे? यार कुछ इवेंट साइट के ऊपर जो है एक्टिविटीज़ के लिए कि अच्छा लाइव सेशन प्लेयर्स जो आप कह रहे थे ना, बैच, तो वो कुछ दोस्तों से बात करके वो उसको प्लान कर रहा हूँ मैं। और म्यूज़िक कुछ नया हम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मेलो से रिलेटेड है। और बेटी का मेरी एक लॉन्च होगा, एमन जहरा माशाल्लाह, उसका पॉप फ्लेवर है। और बाकी डबिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कार्टून्स हैं, ड्रामे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रोडक्शन हाउस चल रहा है। खुर्रम भाई थैंक यू सो मच, आप आए। एक तो संडे के दिन मैंने आपको तकलीफ़ दी, दूसरा इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएबल आपने इन्फॉर्मेशन दी, अपने किस्से कहानियाँ सुनाएं। बस आखिर में बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे याद पड़ता है कि अमजद साबरी मरहूम के साथ कुछ ट्रैक्स आपके रिकॉर्डेड हैं जो अभी आए नहीं हैं। जी बिल्कुल, वो अनरिलीज हैं। और वो इत्तेफाक की बात है कि मैंने कोई 6 गाने उनके लिखे और कंपोज किए थे और वो उन्होंने फाइनल वोकल जो है अपनी ज़िंदगी में गा दिया था। और आखिरी 2 मंथ्स पे मैं उसको मज़ीद जो है वो चीज़ें, बहरहाल वो गाने अभी मैं रिलीज़ के ऊपर हूँ कि उनको मार्केट किया जाए। और वो अमजद की बेहतरीन, वो कव्वालियाँ नहीं हैं। अच्छा, हाँ, वो प्योर जो है मकसद ट्रैक्स हैं और गाने हैं उसके। सही। और वो उस टाइप के गाने जो अभी इस वक्त कव्वाल फील में जो आप रोमांटिक गाने सुन रहे हैं, और इत्तेफाक की बात है वो मैंने मतलब जी आप पहले ही कर चुके। क्या बात है, ज़बरदस्त। जिसमें मकसद अब पर्दा बेखुदी का उठाने लगा हूँ मैं, और झुमका बोले तेरा कंगना बोले, हाँ। गोरी तेरी बिंदिया पूछे तेरे पिया का नाम क्या बात है। और क्या नाम है, आखिरी गज़ल जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो आखिरी गज़ल उनकी उस शहादत पे फिट हो गई और वो उनको गज़ल बहुत पसंद थी, वो गज़ल थी। अच्छा। हाँ, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है,
हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। वाह क्या बात है। उनको वो कॉम्पोजिशन भी बहुत पसंद थी, जबकि वो बिल्कुल मेलो और स्लो कॉम्पोजिशन है, मगर उनको बहुत पसंद। चलें, वी लुक फॉरवर्ड टू दिस। आई थिंक आपके पास तो बड़ा ज़बरदस्त जेम है। हाँ। हम इस तरह सुनते हैं कि जी टूपाक के कुछ गाने रह गए हैं, वो रिलीज़ होंगे 2050 में, या माइकल जैक्सन के कुछ ट्रैक्स हैं, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त वैल्यूएबल असासा आपके पास मौजूद है। सो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द से जल्द हम सुने। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई होप आपने खुर्रम भाई की बातें ज़रूर इन्जॉय की होंगी। जो भी आपके कमेंट्स हों, फीडबैक हों, ज़रूर हमें दीजिएगा। और अगर खुर्रम भाई के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इश्क़ ममनून का लिंक हमने डाला हुआ है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे जेम भी हैं हमारी इंडस्ट्री में जो बस काम पे फोकस होता है। मकसद ये नहीं होता कि शो शाह मुझे देखो मैंने ये पहना है। सो काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में इन्होंने बड़े बड़े नाम दिए, जैसा कि आपने सुना। देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट पे किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।